डॉक्टर अभी हमारे यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, मेमोग्राफी से रिलेटेड एक 2 मिनट का एक उनको बोलूँगा कि वो बताएंगे व्हाट इज़ मेमोग्राफी, जो आजकल बहुत कॉमनली करना, अभी गोंदिया में भी 3-4 सेंटर में डिजिटल मेमोग्राफी होना चालू हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा एक अवेयरनेस आना जरूरी, तो अभी को बोलूँगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार उसके बारे में बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अवी जैन हूँ, रेडियोलॉजिस्ट। मैं आपको आज मेनली मैमोग्राफी का क्या रोल है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि सर आपको पहले ही बता चुके कि ब्रेस्ट कैंसर अपने देश में कितना कॉमन है और उसका अर्ली डिटेक्शन का उसके इलाज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैमोग्राफी बेसिकली क्या रहता है कि जैसे सारे बाकी बॉडी पार्ट्स का एक्सरे होता है, वैसे ही ब्रेस्ट के एक्सरे को अपन मैमोग्राफी बोलते हैं। तो जैसे हम बाकी बॉडी पार्ट्स का एक्सरे करते हैं, वो मशीन से ब्रेस्ट का एक्सरे नहीं किया जा सकता। उसके लिए दूसरी मशीन आती है जिसको मैमोग्राफी मशीन बोलते हैं, उससे ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं। इस तरीके की मशीन होती है जो आप देख रहे हैं। इसमें ब्रेस्ट इसके अंदर जाती है और इसका एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। जैसे जब गांठ बहुत बड़ी हो जाती है तो ही हमको हाथ से फील हो पाती है। मैमोग्राफी में छोटी गांठ भी दिख जाती है, तो इसको जल्द स्क्रीनिंग करना मैमोग्राफी पे बहुत अनिवार्य है, जिससे छोटी सी छोटी गांठ आपको दिख सके। आपको पता ही है कि सोनोग्राफी भी होती है ब्रेस्ट की, लेकिन मैमोग्राफी में छोटी से छोटी गांठ पता चलती है, सोनोग्राफी में बहुत छोटी गांठें नहीं दिखती है। मैमोग्राफी के एडवांटेज क्या है, क्यों करनी चाहिए मैमोग्राफी? जल्दी से जल्दी कैंसर डिटेक्ट करने के लिए छोटी से छोटी गांठ पता चलती है। जल्दी डिटेक्ट होने पे जैसे सर ने बताया ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और छोटी सर्जरीज जो होती है वो पॉसिबल रहती है। तो और जल्दी से जल्दी इलाज होने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। मेनली मैं इसकी स्क्रीनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार 40 ईयर्स से जो ओल्डर फीमेल्स हैं उनको हर साल एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए, भले गांठ दिखे या ना दिखे। एक स्क्रीनिंग जैसे कि कहीं हमारे ब्रेस्ट में कोई कैंसर की गांठ डेवलप तो नहीं हो रही, साल में एक बार करनी चाहिए। और जिनके फैमिली हिस्ट्री, जिनके घर परिवार में कोई फीमेल रिलेटिव को हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर, वो 30 ईयर्स के बाद ही करा सकते हैं। या फिर जिनके जेनेटिक म्यूटेशन फैमिली में किसी को मिले, जैसे सर ने बताया BRCA1 BRCA2, वो लोग को 30 ईयर्स के बाद ही हर साल करानी चाहिए। और एक मिथ रहता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा मैमोग्राफी करने से एक्सरे में, तो हम कराएं या नहीं कराएं। तो अभी आजकल की जो नई मशीन है डिजिटल मैमोग्राफी की, उसमें रेडिएशन बहुत कम रहता है, और जो चीज़ वो डिटेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो रेडिएशन बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए रेडिएशन से आपको डरना नहीं है। साल में एक बार बहुत कम रेडिएशन रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बॉडी को। थैंक यू। अब मैं थैंक यू विकास, थैंक यू अभी। मुझे लगता है हर किसी को सोचने में तो आ ही गया कि हमें अपने आप को किस तरह से देखना है, किस तरह से एग्जामिन करना है, और हमें ये संदेश हर एक तक पहुंचाना है। अगर आज के इस प्रोग्राम के बाद हमने 100 लोग यहाँ अवेलेबल हैं, बाहर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और अगर हमने अपने आप से हर किसी ने 5 लोगों को भी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहती हूँ ब्रेव लेडी, मतलब खुद से वॉलंटियर करना कि मैं सबके सामने आके बोलूँ कि अपना एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्रीति शामका मैडम ने जो झेला है वो ही एक्सपीरियंस कर सकती हैं, पर हम उनका दर्द ऐसे कुछ तो शेयर कर सकते हैं। आइए मैम।
गुड इवनिंग एवरीवन। ये प्रोग्राम चलते चलते मैं ये सोच रही थी कि काश ये प्रोग्राम 2 साल पहले होता तो मैं अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा पाती। ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ, ना ही मैं पहले कभी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में गई। सो आई वुड लाइक टू थैंक विकास सर एंड लता मैम कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया। मैं पिछले 1.5 साल से ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हूँ और मैं अपनी जर्नी ये बोलना चाहती हूँ कि अवेयरनेस था मुझे। मैं एक साइंस टीचर हूँ और हेल्थ के लिए अवेयरनेस मुझे पहले से ही था। रेगुलर योगा मैं करती हूँ, वॉकिंग पे जाती हूँ, न्यूट्रिशियस फूड में लेती हूँ, मतलब सब कुछ मेरा बैलेंस्ड था और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती थी कि ना मुझे डायबिटीज़ है, ना थायराइड है, ना मतलब बीपी है। आई एम वेरी हेल्दी। पर ये नहीं सोचा मैंने कभी कि मुझे ब्रेस्ट भी एग्जामिन करना है। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैं अब हमेशा अपने आप को हेल्दी ही फील करती थी कि मुझे कुछ भी नहीं है। अभी सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को थायराइड, बीपी, शुगर, ये कॉमन डिसीजेस हैं, तो वो मुझे कुछ भी नहीं है और मेरा कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। सब कुछ एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा था। पर मुझे आफ्टर 40 अपना ब्रेस्ट भी एग्जामिन करना है और ऐसी भी कोई डिसीज मुझे हो सकती है, ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं आया मैंने। और मैंने मतलब अपने इसमें लंप महसूस किया था लेकिन उसे इग्नोर किया। मतलब 1 मंथ पहले ही मुझे ऐसा लगा था, मतलब डायग्नोसिस के 1 मंथ पहले मुझे लगा कि कुछ है अपने ब्रेस्ट में गांठ। लेकिन मैंने कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह थे तो वो सोचे कि थोड़े दिन बाद में बता देती हूँ करके, ऐसा इग्नोरेंस किया और फिर बताया। तो मैं यही चाहती हूँ सभी से, यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी है, कि बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। मतलब हमें कैंसर की अवेयरनेस में ये नहीं जानना है कि कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी कैंसर हो रहा है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को एग्जामिन करो, अपने हेल्थ के बारे में सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। अब हर लेडी जो है वो अपनी फैमिली से ही प्यार करती है ज़्यादा, उन्हीं के लिए सब करेंगी और खुद के लिए वो समय कम निकालती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर भी, आप खुद अगर अपना एग्जामिन करोगे, खुद हेल्दी रहोगे तो ही फैमिली भी आपकी हेल्दी रहेगी। और ये डिसीज होने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ अपने फैमिली के लिए। मतलब पूरी मेरी फैमिली जो है वो मतलब पूरी शेक हो गए हैं सब लोग, यहाँ पे भी और इवन मेरी मदर के फैमिली में भी सभी लोग जो है पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई मेरे वजह से। मतलब वी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर फैमिली और मैं लड़ पाई क्योंकि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है इसलिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग अपना इम्पोर्टेंस, हर लेडी को अपना इम्पोर्टेंस फील करना इम्पोर्टेंट है। फैमिली इम्पोर्टेंट है लेकिन आप अगर हेल्दी रहोगे तो ही आपकी फैमिली की देखभाल आप कर पाओगे। यही मैं बोलना चाहती हूँ। और बाकी सब तो सर लोगों ने बता ही दिए कि ये सेल्फ अवेयरनेस ब्रेस्ट के बारे में रियली मुझे नहीं पता था। 2 साल पहले पता चलता तो शायद मैं अपने आप को बचा पाती। तो सभी लोग जो है इसी के ऊपर ध्यान दें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचना है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका परिवार नहीं, आप पूरे समाज के लिए भी ज़रूरी है और पूरा समाज आपके लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो चाहते हैं मैडम के साथ, मैडम को आगे की हेल्थ के लिए बेस्ट विशेस देना, वो हमको कुछ गिफ्ट देंगे। मैडम की फ्रेंड्स विधि भाभी, नैना भाभी, सभी लोग सभी आ सकते हैं, खुद वॉलेंटियर कर सकते हैं। हम ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि मैडम की हेल्थ आगे हमेशा बनी रहे, हेल्दी बनी रहे, मैडम पॉजिटिव रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जूली से, शफाली से, आयुषी से, सब सामने आए। जैन से
मैडम सभी लोग आपके सदैव साथ हैं और हर किसी के लिए मैं बोलूंगी कि हर किसी के साथ हम सब हैं। यही गोंदिया की एकता है जो वो बनी रहे, समाज स्वस्थ रहे, बस हम यही चाहते हैं। और आज का ये देखकर कि सही में सब कितने जागरूक है कि एक मैसेज पे सब आए, ये टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट था। आज दिन में बारिश हो रही थी तो हमें लग रहा था कि शायद अटेंडेंस कम रहेगी। हमने अपने आप को YouTube लाइव भी किया कि अगर यहाँ लोग नहीं आ सके तो एटलीस्ट लाइव हमें देख सके, सुन सके। और जिस तरह से आज मैंने देखा है सब लोग हैं, नेक्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम हमको दूसरे किसी बड़े हॉल में लेना पड़ेगा और डेफिनेटली हम लेंगे। और आप सब दोबारा आइए, साथ साथ में 5 लोगों को और ले आएंगे, हम 5 गुना बड़े हॉल में लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मंच तैयार है, आप जिससे चाहें उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। शिफाली मैम, there's a reason behind being first to ask the question because I might get a call anytime. Shifali ma'am, you are a gynae and there's a question कि young age में भी जैसे आपने बोला ना कि there's a possibility कि कैंसर हो सकता है. Someone who has suffered and who has recovered fully, now is it safe to breastfeed a child after she recovers? अगर recovery 100% है, definitely she can breastfeed. बिल्कुल without confusion. कैंसर होने के लिए सिर्फ आपके हाथ में जो है वो है लाइफ स्टाइल। आप अगर अपना लाइफ स्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। सबसे पहले आपका 80% ऑफ योर लाइफ स्टाइल इज सपोर्टेड बाय योर डाइट, 20% इज बाय योर फिजिकल एक्टिविटीज। आप अगर लाइफ स्टाइल में आपका डाइट अच्छा है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में हमारी सोसाइटी की है वो डाइट, आउटसाइड फूड, पैकेज्ड फूड विद प्रिजर्वेटिव्स एंड विद कलर्स फूड जो हम सब खाते हैं, हम सबको अपने बच्चों को मना करते हैं और हम खुद भी खाते हैं। और हमारे एक्सरसाइज हेल्प्स, एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं रेगुलर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो द पॉजिटिव हार्मोन्स विच इज रिलीज्ड बाय द ब्रेन, इट एक्ट्स थ्रू आउट योर बॉडी। एसिडिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन एसिडिटी का रिलेशन आपके डाइट से डेफिनेटली है। अगर आपकी डाइट में प्रॉब्लम है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको हो सकती है। तो कुल मिला के डाइट एंड डाइट, क्योंकि जेनेटिक आपके हाथ में नहीं है, बाकी आपके अगर कुछ और चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में है उसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये जो मैसेज है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर सर्वाइविंग द ब्रेस्ट कैंसर फुल्ली, ये बहुत सेफ है, ये भी थोड़ा हमको स्प्रेड करना पड़ेगा बिकॉज आई एम सीइंग कि पीपल हैव स्टार्टेड यू नो बीइंग थोड़ा छुपाना शुरू कर दिया है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को लेके, बिकॉज कि ये जेनेटिक है तो बेटी की शादी में दिक्कत आएगी। अगर माँ को भी है तो लोग छुपा रहे हैं कि जेनेटिक है, फिर लड़की को है तो कहीं आगे इसको ये ना लगे कि वो कभी ब्रेस्ट फीड कर पाएगी कि नहीं। तो ये जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ अगर हम ये वाला अवेयरनेस भी थोड़ा सा ऐड करें कि आप ये आपने बताया कि इलाज तो पूरी तरह संभव है, लेकिन इलाज के बाद हर चीज़ नॉर्मली हो सकती है, ये अगर हम थोड़ा ऐड करेंगे तो थोड़ा सा एक्चुअली सोसाइटी से जेनेटिक फैक्टर को ही दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये जेनेटिक फैक्टर था बहुत ज़्यादा कि जेनेटिक अगर किसी को फैमिली में है कैंसर तो वो कैंसर उन्हीं की फैमिली में होगा, और हर कोई इसी मूड में रहता है कि मेरे घर में तो किसी को कैंसर नहीं है, नहीं हो सकता। वो चीज़ आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है
आपकी फैमिली में नहीं है, फिर भी आपको एवरी सेकंड या थर्ड फैमिली में एक कैंसर का पेशेंट मिलेगा, नॉट ओनली ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, आप किसी भी कैंसर को देख लीजिए, पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं एक शेयर करना चाहूँगी एक चीज़। 1995 में मेरी छोटी चाची को ब्रेन कैंसर हुआ, यूपी इलाहाबाद के पास में बासापुर। उनकी बेटी उनके गर्भ में थी, जब वो हुई तब पता चला, और जब पता चला कि उनको कैंसर है तो उनको फीडिंग नहीं कराया गया कुछ भी। श्वेता लगभग हो, मेरी बहन यहाँ आती हैं। उसके बाद 6 महीने बाद वो जब चली गई, उसके ठीक 8 साल बाद हमारी चाची नागपुर में रहती है, उनको पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर। उसको रिमूव किया गया। आज उस चीज़ को 24 साल हो गए हैं, वो अभी भी हैं और ट्रीटमेंट अभी भी उनका कभी कभी दवाई चलते रहती है। अभी हाल ही में हमारी माता जी को यूटस का हुआ है, सर के पास दिखाए। तो सवाल सर से ये है कि तीनों अलग अलग घर की बिटियां रहीं, बनकर मेरी 2 चाची सगी और सगी माँ, यानी 3 हुई। तो फैमिली हिस्ट्री की जो बात हो रही है, इसको हम फैमिली हिस्ट्री में कैसे लें, क्योंकि हमारे यहाँ हम भाई बहनों के अंदर भी 13 लोगों में सर वो भी समझते हैं कि कम उम्र में जो 35 और 45 का जो रेशो सर ने बताया, उसमें भी हाल ही लोग बहुत सारे, हम खुद इस चीज़ों में आ चुके हैं और निकल चुके हैं कम समय में पता चलने के कारण। अच्छे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और एक अच्छा सलाह और एक समय पे ट्रीटमेंट और क्या कहते हैं जागरूकता के कारण ही इन चीज़ों से बाहर निकले, और लगभग 9 लोगों में एक ही व्यक्ति को खोया 1995 में, और अभी तक हमारे यहाँ 8 लोग इस चीज़ से सरवाइव करके बाहर निकले। भोजन हम लोगों का सात्विक है सर, विदाउट तेल मसाला, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जैसे मैं हूँ तो मेरे मैटरनल साइड भी और फादर साइड भी, दोनों तरफ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर हुआ है तो चांसेस एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो ये हमें समझना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अब जैसे मेरे किसी रिलेटिव को, जो मेरे ब्लड रिलेटिव है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो मैं तो मेल हूँ, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। तो इसीलिए जो BRCA1 और BRCA2 ये टेस्ट कराना अभी आजकल ऑलमोस्ट आप अगर जाते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं होता है जब भी हम। अदरवाइज मैं रूटीन में मेरे मरीज को नागपुर में आनंद पाठक सर के पास भेजता हूँ कीमोथेरेपी के ओपिनियन के लिए। तो सर अभी सभी पेशेंट का हम लोग BRCA1 और BRCA2 करते ही हैं। पहले वो जांच लगभग 2.5-3 लाख रुपए तक की होती थी, अभी वहाँ पे 65,000 में हो जाती है। और इससे 65 मैलिग्नेंसीज से 70 मैलिग्नेंसीज तक के का पता चल जाता है कि चांसेस कितने हैं, जेनेटिक होने के चांसेस कितने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नॉन फैमिलियल है उसमें म्यूटेशन के कारण भी होती है कैंसर। तो फैमिलियल है तो हमें ध्यान देना जरूरी है, इग्नोरेंट नहीं होना। और जैसा आपने हर बार आइडेंटिफाई कर पाया और ट्रीटमेंट कर पाए, इंडिया में एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके फैमिली में 14 लोगों को कैंसर हुए हैं। 18 और 20 साल और उससे भी कम एज के कैंसर ऑलमोस्ट 3 या 4 मेंबर एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये फैमिली हिस्ट्री की बात होती है। और उनके ओल्डेस्ट भी है जो 75-80 की एज में भी एक्सपायर हो, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये फैमिलियल का आपको अगर ध्यान रहा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकें। एक एंजिला, आपने उनका नाम सुना होगा, जो एंजिला जोली, उनके बारे में किसको कुछ मालूम है? हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको उनकी फैमिलियल हिस्ट्री थी और उनका ये फैमिलियल मैलिग्नेंसी में उसमें डिटेक्ट हुआ कि चांसेस है कि उसको आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसने प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टोमी कराई बायलेटरल बिकॉज ऑफ दिस। तो ये है अवेयरनेस। सी इज अलाइव, अभी भी है, अभी भी हॉलीवुड एक्ट्रेस है और सी इज वर्किंग। थैंक यू सर, आप लोगों ने इतना अच्छा सेमिनार अरेंज किया। मुझे ये कहना था कि ये सब चीज़ों के बाद एक होता है विल पावर, पेशेंट का विल पावर।
विल पावर मैंने अपने बहुत क्लोज में देखा है कि विल पावर जैसे ही पता चला कि मुझे कैंसर है, विल पावर डाउन होना शुरू हुआ। डाउन होते होते इतना डाउन हो गया कि वो जो भी उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था वो उस पर असर ही नहीं कर रहा था। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो नहीं रहे, ब्रेस्ट कैंसर के ही मरीज थे वो, और ऐसा हुआ उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं था, और जैसे ही उनको हुआ तो लोग इनसे दूर होते गए। इवन घर में जो मेड्स आती थी वो उनके रूम में नहीं जाती थी कि ये वो उनका ऐसा कहना था कि इसमें तो कैंसर के कीड़े उड़े हुए हैं, इनके रूम में हम जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा। तो ये अवेयरनेस नहीं है एक तो गांव वालों को, दूसरा उनका खुद का विल पावर, ये सब देखते हुए उनका विल पावर डाउन होता है कि मैं अगर मुझे कैंसर हुआ तो मेरे बच्चों को हो जाएगा, मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। इस तरह की वो प्रोसेस उनके माइंड में चलती रही और वो नहीं रहे। तो मैं ये चाहूँगी कि सर आप ये भी प्रकाश डालें कि विल पावर अगर स्ट्रांग है लेडी का तो वो अलाइव रह सकती है, और ये धीरे धीरे जाएगा और ये होगा कि ठीक होगी पेशेंट, मतलब वो जाएगी नहीं, ये कंफर्म है। क्योंकि अब इतने अच्छे एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं सर, आपने तो अभी बताया जो आपका ब्रेस्ट भी रिमूव नहीं करना पड़ेगा, इतनी अच्छी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। तो अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है कि जिसको भी कैंसर हुआ वो चला ही जाएगा। मैडम बिल्कुल आपने सही बोला, विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो तो मैंने ब्रेन कंट्रोल इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। अगर वो कंट्रोल रहा तो आप स्टेज 4 डिसीज में भी हम लोगों ने ऐसा देखा है, जो हमको लग रहा था, हमने फैमिली में बताया हुआ है कि शायद 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो, बिकॉज स्टेज 4 डिसीज है, वो भी साल और 2 साल तक चल जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग। आप अपन देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बाबा के पास चले जाते हैं, उसको भी दिखा देते हैं, और जो हम बोल रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, और वो खाने भी चालू हो जाते हैं। इसोफेजियल कैंसर वाले भी खाना चालू करते। दिस इज ओनली साइकोलॉजिकल। एक बार वो हुआ, मालूम है डिसीज प्रोग्रेस हो रही है, वो कुछ तो भी जड़ी बूटी देख रहा है, लेकिन एक अपने दिमाग में एक आस्था जो रहती है उस बेसिस पे चल जाता है। 1 महीने 15 दिन के अंदर ही वो चेंजेस वापस रिवर्ट हो जाते हैं, सब चीजें हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है साइकोलॉजिकल है। तो विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही सबसे मैं जो सोसाइटी में सबको बोलना चाहता हूँ कि फैमिली मेंबर, पड़ोसी और साथ वाले लोग, ये सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव चीज मोटिवेट करें, निगेटिव दिमाग में बिल्कुल भी ना डालें। सेकेंड, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर स्प्रेड बिल्कुल नहीं होता। दिस इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यह कभी स्प्रेड नहीं होता, कभी एक से दूसरे को हाथ लगाने से या उसका ब्लड टच करने से हो जाएगा। तो हमारे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ और हम लोग तो दिन भर ब्लड लगाते रहते हैं, तो सबको ही हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर थैंक यू सर। मैडम आपने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। आपको मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में साइकोलॉजी बताता हूँ। जब पहली बार किसी पेशेंट को डिटेक्ट होता है तो उसका रिएक्शन है हट, मेरे को तो हो ही नहीं सकता, ये गलत रिपोर्ट आ गई है, किसी दूसरे की रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई है। कुछ देर के बाद या कुछ 1-2 दिन के बाद उसके अंदर दिमाग में घूमता है कि वाई मी, मेरे को ही क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैं तो इतना हेल्दी हूँ, मैं तो प्रीति मैडम ने जैसा बताया मेरे को कोई डिसीज नहीं है, मेरे को क्यों, वो डिप्रेशन में जाता है। ऐसे स्टेज में उसको अगर सपोर्ट मिलता है, फैमिली का मिलता है, फ्रेंड्स का मिलता है। अब हमारी सोसाइटी में ऐसा है, जैसे विदेशों में लोग मिलने जाते किसी पेशेंट को तो उसको बताते हैं कुछ नहीं होगा, ठीक है, या वो डिसीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसा लोग मिलने जाते, अरे उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हमारी भाभी जी को भी हो गया था, 3 महीने में गई थी वो। दूसरी बात है, अरे वो हमारी चाची को तो ऐसा बड़ा वो फंगेटिंग हो गया था, ऐसा देख के पास आती थी। तो ये जो नेगेटिव टाइप की थिंकिंग है, इट शुड बी अवॉइडेड। हमेशा पॉजिटिव बात करनी कैसे। बाद में तीसरी स्टेज आती है कि वो इससे कंप्रोमाइज कर लेता है, ठीक है अब हो गया है ना, ट्रीटमेंट ले लेंगे। उस वक्त में उसको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए कि बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, प्रीति मैडम को देख लो, बाकी इनको देख लो, तो उसको एक पॉजिटिव, जैसा मैडम ने बताया, उसका विल पावर बढ़ता है। और चौथी स्टेज आती है कि वो बिल्कुल फिर से नॉर्मल हो जाता है, अरे कैंसर था, निपट लिया, हमने लड़ लिया। तो इसलिए विल पावर से डिपेंडेंट भी होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कुछ पॉजिटिव इंटरफेरेंस रिलीज होते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे भी रिकॉर्ड हुए कि लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा बहुत बचा था, विल पावर के थ्रू का अल्टीमेटली दे कंक्वर्ड द डिसीज। थैंक यू।
मुझे भी गठान थी मेरी साइड में। मैं 35 साल हो गए। मैं सुबोध गुप्ता के यहाँ निकाल के आई थी नागपुर में, और मेरी ननद को भी पूरा चेस्ट निकाले बालाजी में, ये मोहन डॉक्टर साहब के यहाँ, वो भी अभी ठीक है। सुबोध मेरा बैचमेट है, मैं और वो साथ में डिसेक्शन पार्टनर थे। ओरिजिनली वो तुमसर का ही है। हाँ, और उसकी जो मिसेज है विद्या, वो भी मेरी क्लासमेट है। हाँ। मैडम आपकी लाइफ आगे की यूनिक बनी रहे, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मेरी भांजी को कुछ खांसी वासी हुई थी, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि 9 से 26 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या वो पूरी तरह से बेनिफिट है उनका, या कोई आगे साइड इफेक्ट तो नहीं होता, वो मुझे पूछना था। जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हैं, बिल्कुल आपके बच्चों को सबको लगाना चाहिए। जो 9 से 26 साल बोला आपने, वो अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उनके वैक्सीनेशन शेड्यूल में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो उसको आप गवर्नमेंट की तरफ से भी लगा सकते हैं। प्राइवेट में काफ़ी 10-15 ईयर्स से हम लोग लगा रहे हैं वैक्सीन, तो उसमें लेकिन जो प्राइवेट की जो वैक्सीन है वो हम 45 ईयर्स तक भी लगा सकते हैं। अगर आप 15 साल तक अपने बच्चे को लगा रहे हैं तो आपको 2 डोज लगेगी, और अगर आप 15 साल के बाद की बच्ची को या किसी फीमेल को लगा रहे हैं तो 3 डोजेस लगती हैं उसकी वैक्सीन की। और जितनी जल्दी आप वैक्सीन लगाते हैं उतना अच्छा रहता है। और ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन लगती है। तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन इंसिडेंस रहता है, कुछ वायरसेस होते हैं, वो वायरसेस को वो डिस्ट्रॉय करता है, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्रिएट करता है आपके बॉडी में। तो उसका इंसिडेंस जो अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा है सर्वाइकल कैंसर का, उसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरे घर के सारे बच्चों को लगी हुई है, 10 साल पहले भी लगी हुई है, 12 साल पहले वैक्सीन इजीली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में अभी इसी साल से इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। उसमें भी वैरायटी है, 2 वैरायटी की वैक्सीन आती हैं। एक वैक्सीन जो रहती है वो 4 वायरसेस के अगेंस्ट में है, और एक वैक्सीन जो रहती है वो 9 वायरसेस के अगेंस्ट में रहती है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी लगवाना है। बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। इवन ये वाली जो वैक्सीन है, ये कुछ कैंसर के अगेंस्ट में मेल्स को भी लगाई जाती है, और ये अपने यहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें मेल्स में अभी नहीं लगाने का उन्होंने नहीं दिया है, बट यूएस वगैरह में मेल्स में भी ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, और वो कंपलसरी लगाते हैं सारे बॉयज़ को भी। और फर्टिलिटी का ये जो प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल मिथ है आपका, बिल्कुल 100% ऐसा नहीं। न्यू जनरेशन लड़कियां होती है, वो फिटिंग कराना मतलब अवॉइड करती है, तो क्या उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं? 100%। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, सर ने पहले भी अभी स्लाइड में बताया था आपको कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलरली कोई करा रहा है तो उसके मैलिग्नेंसी के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर नहीं करा रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा रहता है। ये बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है, और ये चीज़ इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन में जो बढ़ रही है, क्योंकि आजकल जो फैशन हो गया है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने का, फिगर मेंटेन नहीं कर रहे होगा, ऐसा ये सब जो फालतू की चीज़ें बच्चों के दिमाग में आ गई है। और वैक्सीन के लिए भी आपके बच्चों को जब लगवाते हैं, जब तक कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उसके पहले अगर आप लगवा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। एक बार बच्चा आपका सेक्सुअली एक्टिव हो गया है, उसके बाद वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो कम होते जाते हैं। मेरा ये ब्रेस्ट फीडिंग से एक सवाल है, इसी बात पे वो अगर कभी-कभी मिल्क दूध नहीं आता है वहाँ तो ऊपर का दूध देते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उस टाइम में भी ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे अगर आपका मिल्क नहीं आ रहा है तब भी, लेकिन अभी ऐसा है कि 99% ऑफ द पेशेंट्स अगर मिल्क नहीं आ रहा है, इतने अच्छे ड्रग्स हैं
कि हमको ड्रग से रिस्पॉन्स मिल ही जाता है, तो हमको ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं मेडिसिन को भी। बट कई बार कई पेशेंट्स में तो ऐसा भी है कि फर्स्ट बेबी को वो फीड नहीं करा पाए, लेकिन सेकंड बेबी को उन्होंने फीड कराया है, तो इसलिए बहुत कम ऐसा होता है। बट अगर ऐसा है तो डेफिनेटली तब भी चांसेस रहता है। ब्रेस्ट से रिलेटेड मल्टीपेरस अगर है उसमें कैंसर का इंसिडेंस सबसे कम है, ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। तो अगर सिंगल बेबी है या इनफर्टिलिटी है तो ज़्यादा ब्रेस्ट फीड नहीं कराए तो उसका इंसिडेंस बहुत हाई है। तो अगर अभी सिंगल चाइल्ड नॉर्म 2 चाइल्ड नॉर्म है, लेकिन अगर ये भी है तो आपको फीड बराबर कराना, जो 6 to 9 मंथ फीडिंग मिनिमम बोलते हैं, इट शुड बी डन। इवन बच्चेदानी का जो एक कैंसर होता है उसमें भी अगर जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बच्चेदानी का कैंसर कम होता है, और जिसके कम बच्चे हैं दैट इज योर चॉइस। मैडम, आज के ज़माने में ये जो अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये बेंगलोर और पूना में सब हैदराबाद में फैले हुए हैं, यहाँ तो अभी टीम का कंसेप्ट है, डबल इनकम नो किड्स। तो दिस इज वेरी हार्मफुल। पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, तब ब्रेस्ट कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण बहुत कम था, और अभी बढ़ते जा रहा है। तो एनीवे वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत अच्छा सेमिनार रहा मैडम, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि जैसे आपने बताया कि आपका डाइट बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो हम महिलाएं सही में अपने परिवार की तरफ ज़्यादा देखते हैं, हमारे तरफ कम देखते हैं। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में हमको डाइट चार्ट जरूर बताइए ताकि हम कल से फॉलो करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। आपने नहीं खाने वाला बताया फूड, लेकिन जो लेने वाला नहीं बताया, तो घर की चीज़ तो पहले मिलना चाहिए ना। घर की चीज़ हमको सबको एक बार बता दीजिएगा तो हमारी दिनचर्या बढ़िया रहेगी। थैंक यू। अभी हम खाते खाते खाने की बातें करेंगे। यहाँ अल्पाहार है, वो करते करते मैं शेफाली को बोलती हूँ कि वो बिल्कुल पूरा डाइट चार्ट सबको समझाएगी। शेफाली के आसपास करिए, वो खुद तो खाती है नहीं, तो वो सबसे बात करते करते बताएगी, वो बिल्कुल नहीं खाती बाहर। और वैसे भी मैडम आपका टाइम खत्म हो गया, 6:30 पहले आपको अभी हम अल्पाहार लेते लेते और क्वेश्चंस करेंगे। हमारे सभी मार्गदर्शक हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे। 2 लोगों को बहुत देर से पूछना है, मैं सिर्फ उनको पूछने दे देती हूँ, पर जो जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अल्पाहार लेते हुए जाएंगे। और मेरा क्वेश्चन स्क्रीनिंग से रिलेटेड है मैम। जो मैमोग्राफी होता है वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है, मतलब 1-2 सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन जान निकल जाती है। तो अभी उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या कुछ नया आया है, पेनलेस हो या कुछ ऐसा, उसके बारे में आप बताएं। और दूसरा क्वेश्चन, लोगों में एक मिथ है कि अगर डायग्नोस करना है तो बायोप्सी जो है वो कराने के बाद कैंसर और तेजी से स्प्रेड होगा, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताइए। ये तो बहुत कम उम्र में लड़ी है। थोड़ा कंप्रेशन होता है तो उससे थोड़ा पेन होता है, लेकिन बस 2 या 3 सेकंड का ही पेन नहीं। वो अगर उसको कंप्रेस नहीं करेंगे तो इमेज प्रॉपर आएगी। अगर बिना कंप्रेशन के करेंगे तो जो छोटी छोटी गांठें वो डिटेक्ट नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा पेन होता है 2-3 सेकंड के लिए, लेकिन उससे जो चीज डिटेक्ट हो रही है बहुत बड़ी। मैडम, मेमोग्राफी में अभी रिसेंट एडवांसेस जो आए हैं कि मेमोग्राफी और इलास्टोग्राफी में अभी जो नई मशीन है, पेन तो उतना होना ही है, लेकिन नाउ वी कैन डिटेक्ट अप टू 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ द स्वेलिंग, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। मेमोग्राफी का अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में यही है कि अर्ली लीजन डिटेक्ट हो जाता है। बहुत बार क्लिनिकली हम पाल्पेट भी नहीं करते, मेरे ओपीडी में जैसे पेशेंट आते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं ठीक है अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन फॉलोअप में जरूर रहना है, ठीक है। बहुत बार हम लोग यूएसजी गाइडेड फिर बायोप्सी का सोच पाते हैं, वो भी नहीं पॉसिबल होता। सेकंड आपका क्वेश्चन जो था बायोप्सी से, डेफिनेटली कभी भी डिसीज स्प्रेड नहीं होती है
कुछ कैंसर होते हैं जिसमें हम लोग बायोप्सी, जो निडल बायोप्सी है, ये सब करते हैं। जैसे किडनी कैंसर है, उसमें निडल क्योंकि एब्डोमिनल वॉल से पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाती है, या टेस्टिकुलर ट्यूमर में स्किन से पेनिट्रेट करते जाती है, तो निडल के अलोंग डिसीज स्प्रेड हो सकती है, तो उसमें डिसीज का स्टेज चेंज हो जाता है। अदरवाइज कोई भी उसमें, तो इसलिए हम लोग किडनी कैंसर में, अदरवाइज किडनी में हम मान के चलते हैं कि मोर देन 90% अगर किडनी में गांठ है और सिटी स्कैन में अगर वो लग रहा है, तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिटी स्कैन एमआरआई हम डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, कंसीडरिंग इट एज ए मैलिग्नेंसी। लेकिन उसमें निडल बायोप्सी नहीं ट्राई करते। टेस्टिस में भी वही करते हैं, निडल बायोप्सी बहुत रेयरली ट्राई करते हैं, या एब्सोल्युटली फाइन निडल 25 नंबर निडल से जितना टिश्यू आया उसी में देख के हम लोग डायग्नोस करते हैं। ब्रेस्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और डिसीज कभी भी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो नेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े वक्ता लोग फैला रहे हैं कि बायोप्सी मत करो, बायोप्सी मत करो, ये बिल्कुल गलत है। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो होता है उसमें बहुत पतली निडल रहती है, लेकिन अभी हम लोग जो पहले टिश्यू पूरा निकालते थे, अभी ट्रू कट बायोप्सी जो करते हैं या एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, उसमें तो हमारी 18 नंबर निडल रहती है, उसी में टिश्यू आ जाता है, तो उसमें पूरा हमको डिसीज या बहुत ज्यादा ऑपरेटिव भी नहीं करना होता, उतनी जगह सुनना करके, जितनी जगह से सुनना किए उतने निडल से ही बायोप्सी निकल जाती है, और वो फैलता बिल्कुल भी नहीं है। उससे एक्चुअल डायग्नोसिस होता है जिससे हम इलाज कर सकते हैं। अगर हम डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बायोप्सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो टिश्यू के बेसिस पे ही हमारी डिसीज की स्टेजिंग, ग्रेडिंग सब कुछ डिपेंड करती है। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम बच्चों को फीड कराते हैं, जब हम बच्चों को फीडिंग छुड़वाते हैं, तो मैंने सुना है कि वो दूध जो है वो पूरी तरह से सूखता नहीं है और वो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है, ऐसा सही है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर फीडिंग कराना बंद करते हैं तो जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो बंद होता है जैसे ही बच्चे का, तो ऑटोमेटिक सिक्रेशंस स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आपके पास मेडिसिन हैं, आप उससे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर मिल्क आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आपको तकलीफ कुछ नहीं दे रहा है, तो वो ग्रेजुअली 100% स्टॉप होगा ही अगर आपने फीडिंग कराना बंद किया है तो, और उसके कारण कैंसर कभी नहीं। हेलो दोस्तों, मुझे देखिए, मैं भी ब्रेस्ट कैंसर हूँ सर। मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम हुआ है और अभी सर के पास कल ही ऑपरेशन हुआ है। मुझे पता तो नहीं था यहाँ सेमिनार है, अभी मुझे नीचे से मैंने देखा सर तो मैं आ गई, और अभी आप सबको सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी आप लोग को कुछ बताना चाहिए। मुझे 42 इयर्स में मैडम हो गया था ब्रेस्ट कैंसर। मेरा कैंसर का इलाज हुआ रायपुर बालको सेंटर नया, वहाँ हुआ सर। मौरा मैडम ने मेरा सर्जरी किया, पूरा नहीं निकला है, केवल गठान निकली है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। अभी सर ने जैसे कि कहा, विल पावर बहुत काम करता है। मैं उसकी जीती जाती मिसाल हूँ सर। मुझे देख के 2-4 पेशेंटों ने अपनी विल पावर बढ़ाया है। महत्व बस हमारा विल पावर है। सर लोग तो बहुत बेहतरीन अपने लिए करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा विल पावर ही हमको हिम्मत देता है और इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम टूटेंगे तो पूरा परिवार टूटेगा, इसलिए हम सब अपन महिलाओं को, उन सबको देखते हुए अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। और ठीक है, हो गई तो हो गई, और मैं तो ये भी सोचती हूँ अगर आगे भी होगी तो मैं लड़ूंगी। सच्ची आपकी बात देनी चाहिए। आप सभी कैंसर सर्वाइवर्स के परिवार भी हम बहुत ज़्यादा मानते हैं कि उन्होंने आपको पॉजिटिव रखा। मैं फिर भी एक शब्द तो और बोलना चाहूँगी, डरिए मत, लड़िए, किसी को भी हो। बहुत ज़्यादा मेरे बालको सेंटर में सर इतने पेशेंट हैं कि जब मैंने पहला कदम रखा था कि मैं बता नहीं सकती आपको मेरा क्या हाल हुआ था। पेशेंट देखते देखते मेरी तो बता ही नहीं सकती मैं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत मैंने की। और अगर यहाँ हो सकता है कई पेशेंट होंगे वो सामने भी नहीं आते, डरते हैं, लेकिन मत डरो, आगे बढ़ो और जागरूक करो। और सर ये जेनेटिक है, मेरी पापा पक्ष में भी है पेशेंट और मम्मा पक्ष में तो बहुत हैं, और एक को तो आप देख रहे हो, और आपने मेरी बुआ का भी किया था, आपको याद नहीं होगा, वो बात अलग है। बट डरो मत, आगे आओ और लड़ो, ठीक है सर।
शांता मैडम से पूछो, जब पहली बार पाठक सर के यहाँ गए थे तो क्या हाल हुआ था? वहां पे तो ऐसे पूरी लाइन लगी रहती है, पूरा होएगा वही। तो मैडम पहली बार आई तो उसके बाद तो बाकी गोंदिया वालों को डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ बेस्ट सर्जन इन गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट नहीं आपको विकास चाहिए था ना, बहुत गोंदिया इस मामले में बहुत लकी। आपने अपने जीवन की उम्र को बढ़ा दिया। विकास सर बेस्ट सर्जन के बेस्ट सर्जन, सारे गोंदिया वासियों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत मोटिवेटर भी है वो, पेशेंट को एकदम पेशेंस दिलाते हैं वो, है ना, अच्छे से बहुत गाइड करते हैं। उनके गाइडेंस में ही मेरा जो है ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। मैं यानी उनको बहुत बार, कितने भी बार थैंक यू बोलूँ कम है। पाठक सर के यहाँ बहुत पेशेंट्स है, इवन मतलब छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे कीमो के लिए आते हैं, और गर्ल्स भी देखी हूँ मैंने 18 to 20 इयर्स की एज वाली गर्ल्स। मतलब हमें देख के एकदम ये होता है कि इतने सारे लोग, कैसे होगा हमारा, कैसे होगा, क्या होगा। कीमो के लिए बहुत यानी हमें डर लगता है एकदम से, पर वही है कि अगर हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। मैं डरी नहीं। इवन मेरे मतलब कीमो के बाद पूरे हेयर्स जाने के बाद में भी मैंने अपनी क्लासेस कंटिन्यू करी। मैं कोचिंग लेती हूँ, बच्चे भी आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स ये भी आपस में डिस्कस करते हैं, अरे मैम के बाल कहाँ चले गए, तो भी मैं उनके साथ हंस के पूरा बताती थी उनको कि मेरा अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है बेटा, दिस इज माय गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, है ना। तो वो सब करके अपन कर सकते हैं। और कैंसर क्यूरेबल है ये तो है ही, लेकिन वो फेज जो है वो डिफिकल्ट है, इसलिए अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है कि कैंसर हो ही ना हमें, है ना। हर लेडी ये चाहे कि कैंसर हमें ना हो, है ना। कैंसर हो गया वो क्यूरेबल है, सब फाइट भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रिकॉशन ये है कि तुम अपना सेल्फ अवेयरनेस रहो, है ना, अपने आप को एग्जामिन करते रहो। दैट इज ओनली द मैसेज आई हैव टू गिव। लता मैडम को वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मुझे कुछ ज़्यादा बोलना तो नहीं आएगा। मेरी पोती थी जिसने अपने नीलेश सर ने ही बोला था इनकी आँख में प्रॉब्लम है करके। बस मैं क्या बोलूँ सर, 13 महीने की थी मेरी पोती, अपने सर ने ही बोला था, तो हम चलने गए थे उसको लेके। तो उस पोती मेरी में वॉकिंग कर रही थी, तो पोती मेरे को बोलती है, 5-7 साल की होगी उस समय, बोली दादी मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि भगवान ने मेरी यही आँख ले ली। तो उसको मैंने इमीडिएटली बोला नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तू तो बहुत भाग्यशाली है, तो बहुत अच्छी लड़की है, जो तेरे भगवान ने आँख ली है ना वो इसीलिए सोच के लिए कि तू बहुत अच्छी लड़की है, और इसकी आँख मैं दे देता हूँ तो दूसरा बच्चा भी बहुत अच्छे से देखेगा। इमीडिएटली ऐसा जवाब देना मुझे सूझ नहीं रहा मैं क्या बोलूँ उस बच्ची को, 5 साल की बच्ची को, कि भगवान ने मेरी आँख ले ली है, कि मैं बहुत बेकार लड़की हूँ। तो मुझे भगवान ने प्रेरणा दी उस समय कि नहीं बेटा तू बहुत अच्छी है, इसीलिए भगवान ने तेरी आँख ले ली। और मैं नीलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस चीज़ के लिए। 13 महीने की थी मेरी पोती, अभी वो नीट की तैयारी कर रही है, उसका वक्त 10 में एडमिशन हो गया है, तो उन्होंने हमें बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए बता दिया, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश सर का। मैडम यही सच्चा मोटिवेशन है जो मैंने बताया। लोग बोलते हैं अरे ऐसा हो गया, बहुत नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं, आपने तुरंत, आपका धन्यवाद कि आपने तुरंत उसको इतना सटीक जवाब दिया कि वो बच्ची खुश हो गई। तो इसी प्रकार हम चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह पेशेंट का मोटिवेशन बढ़ाएं। नमस्कार मैडम, मैं स्पेशली मेरी समस्त यहाँ पर जो महिला मंडल है, मैं आपका निवेदन करती हूँ कि अभी रिजाज सर ने कहा है कि मैडम वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, तो मुझे लगता है कि इतना शानदार कार्यक्रम जो कि गोंदिया की आवश्यक थी, और इससे बड़ा कार्यक्रम भी आशा करते हैं कि सर आप लेंगे ताकि और लोग तक हम लोग पहुँच पाए। तो इसलिए सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों के साथ में विकास सर और उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे गर्जना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप कार्यक्रम और भी लेते रहे और जागरूकता फैलाते जाए। धन्यवाद मैडम। ये इस सीरीज का पहला प्रोग्राम है जागरूकता का। हम चाहते हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हर बीमारी के बारे में जागरूकता आए,
आज हमारा ये प्रयत्न सफल हुआ। हमारा सिर्फ मोटिवेशन ये है, हमारा जो एम है, मैं एक शेर बोलूँगा, माना कि इस जहाँ को गुलशन कर सके ना हम, माना कि इस जहाँ को गुलशन कर सके ना हम, कुछ काटे कम कर चले जहाँ से गुजरे हम। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। और इससे पहले मैं आप लोगों से सबसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो आपको बैचेस लगाए हैं, महीना 2 महीना तक के आप इसको लगाते रहिए। आप कहीं पे भी जाएंगे, लोग मिलेंगे, वो पूछेंगे क्या है, इससे बातें शुरू होंगी और आज का नॉलेज आप सब तरफ स्प्रेड करें। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर ने, हमने उसी मोटो के साथ ये छपाया है और इस पे और कोई नाम नहीं लगा रखा कि आप हर जगह पहन सकें इसको और इस मैसेज को और पर्कुलेट करें। और मैं जानती हूँ उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। वैसे तो धन्यवाद के पात्र हर कोई है यहाँ, पर आप सबको यहाँ एकत्रित करने के लिए जिन लोगों ने साथ दिया मेरा, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। उसमें से कुछ लोग आज नहीं भी आ पाए हैं, पर किसी अपने पर्सनल रीज़न से, पर उन्होंने सोशल मीडिया पे इस मैसेज को बहुत अच्छे से स्प्रेड किया। तो मैं पूरे महिला मंडल का धन्यवाद करना चाहूँगी। मंजू मैडम, शर्मिला पॉल मैडम, दीप्ति मिश्रा मैडम, घोष मैडम, भारद्वाज मैडम, भावना मैडम, पुष्पाली मैडम, होरा मैडम, खुशहाली पटेल, डॉक्टर कांचन, वंदना चाची जी, पूजा जोशी, नीलम मैडम, मिसेस पवार, ममता चौरागड़े, स्नेहा कदम, सोनिया, सविता तुर्कर मैडम, कांचन ठकरानी, नैना भाभी, विधि भाभी, अंजू भाभी, रीना गुप्ता मैडम, शालिनी मैडम, अमी भाभी, सान्याल मैडम, अग्रवाल मैडम, सोनी सर, जिन्होंने होम्योपैथिक कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया। यहाँ हॉल फुल होने के कारण हमने उनको बाहर कॉरिडोर में एक अलग कनेक्शन लेकर टीवी पे सब दिखाया है, और क्योंकि उनके भी नॉलेज में ये सब चीज़ रहनी चाहिए। नासरे मैडम, भोजवानी मैडम और वाजपेयी मैडम, जिन्होंने मुझे पर्सनली रीजंस बताए, पर उन्होंने इस मैसेज को बहुत अच्छे से स्प्रेड किया। एवरीवन, आप सभी को दिल से धन्यवाद, फिर से धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम को और अच्छे से जो आभा दी। कामड़े मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल पे हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। द ब्रेव लेडी प्रीति मैडम, जिनको सच्ची दिल से धन्यवाद। और जो 2 मैडम लोग जिन्होंने खुद को फिर से वॉलंटियर करते हुए यहाँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बहुत ज़रूरी है। आप सबको एक पॉजिटिव मैसेज इन लोगों से और ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। थैंक यू माय बीजे हॉस्पिटल टीम, जो हमेशा हमारे साथ होती है। तो थैंक यू जैन सर, विकास, शेफाली, अवी, एंड जो साथ में थे डॉक्टर जूली और विवेक भैया, नीलेश भैया, आयुषी, सभी ने 3 दिन में हमने ये सब तैयारी की है, सिर्फ डेट देख कर कि ये डेट पे ही हमें करना है। और आज का कार्यक्रम सफल होने का कारण सिर्फ आप सभी लोग हैं। तो आप सभी लोगों के लिए दिल से तालियां। आप सब खुद जागरूक होंगे तो समाज को जागरूक बनाएंगे, और इसी तरह की जागरूकता के प्रोग्राम हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आजकल सोशल मीडिया में कुछ अलग अलग रील्स भी बनती है। हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को और थोड़ा यादगार बनाने के लिए खुशहाली ने उसका भी कुछ अरेंजमेंट किया है। तो साथ ही साथ हम अल्पाहार भी लेंगे और वो कुछ रील्स भी बनवाएगी, जिससे ये चीज़ें हमें याद रहें। ये सेलिब्रेशन नहीं है, मैं जानती हूँ, ये एक दिल से चाहने वाली बात है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे समाज को स्वस्थ करें। पर इसको हम एक और रूप में ले सकते हैं कि आज से हम तैयार हैं अपने खुद के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। इसीलिए मैं खुशहाली को भी बोलूँगी वो आगे कुछ एक्टिविटीज़ आपसे कराना चाहें, जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ कर सकते हैं। बाकी सब अल्पाहार लेकर ही जाएंगे। और मैं नहीं भूल सकती, इस चीज़ का मोटिवेशन हमें जो मिला वो हमारे जर्नलिस्ट लोगों से मिला है। आशीष भैया, जिन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले जब प्रेरणा में डाला,
और लोगों को पॉजिटिव मैसेज मिला, फिर लोगों की क्वेरीज आई, तब हमने सोचा हम ये प्रोग्राम रखेंगे। तो थैंक यू आशीष भैया, थैंक यू हरिंद्र भैया जिनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है। थैंक यू भास्कर टीम, उन्होंने आज के पेपर में एक न्यूज़ डाली थी। थैंक यू शामका सर, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और वो कितने पॉजिटिव थे मैडम के लिए और मैडम को उन्होंने जो मोटिवेट किया। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप आपके फैमिली मेंबर्स को एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। थैंक यू कमल भैया, ऑलवेज विथ अस। एंड मेरी बीजे हॉस्पिटल टीम, जिनको हम डांटते बहुत है पर बहुत सिंसियर है वो लोग। थैंक यू सभी स्टाफ को, मेल फीमेल स्टाफ। आज हमारी हाफ डे पूरी फुल ओपीडी रही, उसके बाद भी उन्होंने सब अरेंजमेंट उस काम के साथ की। थैंक यू शाइन, हमारी सोशल मीडिया ऑपरेटर। एंड थैंक यू एवरीवन, आप यहाँ आए, इस तरह से हम आपको आगे भी बुलाएंगे। और ये सब हमारे खुद के लिए है, हम सिर्फ खुद के लिए आएंगे, तो हम सिर्फ खुद की जागरूकता जगाने के लिए आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे। आइएगा, हम हमेशा दिल से आपके लिए तैयार हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप लोगों को सबको स्टार्टिंग में ही दीपक दिए थे, अभी क्या है आप लोगों के पास? हाँ, मैं चाहती हूँ कि नहीं, कुछ हम कराने वाले थे पर मैम का कहना है कि पहले इवनिंग वाला करा लेते हैं, तो सब लोग आ जाओ एक बार। सब लोग अपने एक हैंड में ये रिबन लेके एक सर्कल या ओवल टाइप का बन जाएगा यहाँ पे, जो उसको एक हाथ में रख के फिर हम फोटोज लेंगे। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि वो कैसे रखना है। सिर्फ सिंपल मैंने नॉट बना दिया, 2 हाथ के लिए बहुत सारा बड़ा सर्कल बनेगा, ये लाइन बन जाएगी, ये सोच के मैंने ये किया। और थैंक यू, आज के सिर्फ 2 घंटा पहले के मैसेज पे मैक्सिमम लोग पिंक कलर में आए। दिस पिंक कलर सिंबल से खड़े रहना एंड हाँ, सब लोग ऐसे बन जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। अपनी अपनी मुंडी निकाल। हमने तो